महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय अगर किसी एक नेता को सबसे ज्यादा घिरा हुआ, सबसे ज्यादा दबाव में और सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में देखा जा रहा है तो वो और कोई नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जिनके सर पर सत्ता का ताज तो है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब ये ताज उनके लिए किसी बोझ से कम नहीं है। कभी उनके नेता और मंत्री उन्हें किसी विवादों में फंसा देते हैं तो उनकी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी कभी उनके राजनीतिक पंखों को काटने का काम करती है और इन दोनों के साथ साथ विपक्ष भी उन पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। आज महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे का चेहरा उस नेता का प्रतीक बन गया है जो कुर्सी पर बैठा तो है लेकिन चारों तरफ से साजिशों और झटकों से घिरा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिंदे को सत्ता में बने रहने के नाम पर जानबूझकर एक पॉलिटिकल ट्रैप में ढकेला जा रहा है? क्या बीजेपी उन्हें मजबूत करने की जगह धीरे धीरे उन्हें कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है? और क्या उनके मंत्री और सहयोगी दल जानबूझकर उन्हें मुश्किल में डालने का काम कर रहे हैं? आज इस वीडियो में इसी की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में एक पॉलिटिकल ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। सबसे पहले बात करेंगे उनके मंत्रियों पर लग रहे घोटालों के आरोपों की। बात करते हैं संजय सिरसाट की, जो एकनाथ शिंदे के काफी करीबी हैं। महाराष्ट्र सरकार में सोशल जस्टिस मिनिस्टर की कुर्सी संभालने वाले सिरसाट पर लगातार घोटालों के बादल मंडरा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले छत्रपति संभाजी नगर के बिट्स होटल से उनके बेटे को मिले टेंडर में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे और उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और अब उनके ऊपर सीधा 50,000 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप ठोक दिया गया है। ये आरोप किसी मामूली नेता ने नहीं बल्कि एनसीपी एसपी के युवा चेहरे रोहित पवार ने लगाया है। रोहित पवार ने बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर शिकायत भी दर्ज की है। आरोप है कि जब शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सिरसाट को सिर्फ 25 दिनों के लिए सिडको का अध्यक्ष बनाया था और उसी वक्त जमीन का घोटाला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए 4078 एकड़ वन जमीन अवैध तरीके से बांट दी गई। इस पूरे खेल में 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ और चौंकाने वाली बात यह है सामने आई है कि दिल्ली के एक बड़े नेता को भी 10 करोड़ की मोटी रकम पहुंचाई गई। रोहित पवार ने सारे कागज जो है वो भी पेश किए हैं, लेकिन इस पर सवाल ये उठने लगे हैं कि ये गुप्त फाइलें उनके हाथ कैसे लगी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने ही उन्हें ये फाइल पहुंचाकर शिंदे को मुश्किलों में डालने का काम किया है। यानी कि शिंदे को ट्रैप में ढकेलने का खेल उनकी ही सहयोगी पार्टी की तरफ से किया गया है। बीजेपी का चाबुक और शिंदे की कटती ताकत। लेकिन शिंदे पर असली संकट सिर्फ मंत्रियों तक सीमित नहीं है। शिंदे के लिए असली मुसीबत तो उनकी सहयोगी बीजेपी बन चुकी है। वो बीजेपी जिसने कभी उन्हें सत्ता की गद्दी पर बैठाया था, आज उनके ही पंख काटने में लगी हुई है। ताजा मामला सोलापुर से सामने आया है। यहाँ शिंदे के बेहद करीबी नेता तानाजी सावंत के भाई शिवाजी सावंत ने शिंदे सेना को अलविदा कह दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि अंदरूनी गुटबाजी और बीजेपी नेताओं के दबाव की वजह से ये फैसला लिया गया है, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि शिवाजी सावंत का पाला बदलना कोई संयोग नहीं बल्कि ये कदम बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसी रणनीति के पीछे नाम है देवेंद्र फडणवीस का। खबरों के मुताबिक जब फडणवीस इसी रविवार को सोलापुर के दौरे पर थे, उसी दौरान शिवाजी सावंत ने उनसे गुप्त मुलाकात की। मुलाकात के बाद सावंत ने शिंदे सेना छोड़ने का ऐलान कर दिया। यानी बीजेपी खुले तौर पर नहीं लेकिन पर्दे के पीछे शिंदे की पार्टी में सेंध लगाने में जुटी हुई है। झटके पर झटका, फडणवीस का पावर प्ले। वैसे बीजेपी के इस पावर प्ले की शुरुआत आज की नहीं है। बीते एक साल में बार बार शिंदे को अपमानित और कमजोर करने की कोशिशें की गई हैं। 15 अगस्त का मामला ही देख लीजिए। रायगढ़ और नासिक जैसे जिलों में जहां शिंदे अपना दावा ठोकते हैं, वहां उनके नेताओं को झंडा फहराने का मौका नहीं दिया गया। फडणवीस ने बाकायदा आदेश निकालकर ये अधिकार एनसीपी और बीजेपी के नेताओं को सौंप दिया गया। ये वही रायगढ़ है जहां जेएनपीटी पोर्ट है और वही नासिक जहां 15,000 करोड़
का कुंभ निवेश आने वाला है। शिंदे इन्हीं दोनों इलाकों में अपना गार्डियन मिनिस्टर बैठाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देना चाहती है। जाहिर है ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक झटका नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर शिंदे को किनारे करने के लिए एक चाल है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले ही फडणवीस ने शिंदे के पास मौजूद सामान्य प्रशासन विभाग की कमान भी अपने हाथ में ले ली। वजह बताई गई कि शिंदे बीएमसी चुनाव को देखते हुए अपने समर्थकों के इलाकों में फंड जारी कर रहे हैं और बीजेपी के इलाकों को अनदेखा कर रहे हैं। इसके बाद आदेश हुआ कि अब हर फंड रिलीज पर फडणवीस की अनुमति जरूरी होगी। साफ है, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए एकनाथ शिंदे को नियंत्रण में लाया जा रहा है। और तो और, मुख्यमंत्री रहते हुए शिंदे ने एमएसआरटीसी बसों को लेकर जो टेंडर जारी किया था, उन पर फडणवीस ने जांच बैठाई है। यानी हर मोर्चे पर, हर फैसले पर शिंदे को घेरने का काम किया जा रहा है। ट्रैप में फंसे शिंदे। अब सवाल ये नहीं है कि शिंदे की ताकत कितनी है, सवाल यह है कि उनके पास ताकत बची भी है या नहीं। उनके मंत्री अपने घोटालों का बोझ झेल नहीं पा रहे हैं और नीचे खींच रहे हैं। उनके सहयोगी बीजेपी उनके हर कदम पर पंख काटने का काम कर रही है। विपक्ष तो मौका ही तलाश रही है और जनता के सामने अब यही तस्वीर बन रही है। महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री जो अपनी बनाई राजनीति के जाल में पूरी तरह से फंसने लग चुका है। सत्ता का खेल हमेशा से ही निर्दयी रहा है, लेकिन शिंदे के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि साफ साफ पॉलिटिकल ट्रैप है। अब आने वाले नगर निकाय चुनाव ही बताएंगे कि शिंदे इस जाल से बाहर निकल पाते हैं या महाराष्ट्र की राजनीति में उनका नाम सिर्फ एक अस्थायी अध्याय बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।